वेलकम टू आलम एकेडमी। पॉलीटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का हम लोग लेक्चर्स कंटिन्यू हैं। और अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट मींस कर्तन बल और नमन आघूर्ण। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बीम के बारे में जाना था जिसको हम धरन कहते थे। फिर हम लोगों ने बीम का क्लासिफिकेशन किया था यानी कि धरन का वर्गीकरण किया था। फिर धरन जिस चीज़ पर रुकी थी यानी कि टेक, तो हम लोगों ने टेकों के बारे में पढ़ा था, मींस सपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स भी देखा था। उसके अलावा बीम्स पर लगने वाले लोड्स के बारे में बात की थी यानी कि भारों के बारे में बात की थी। तो आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो क्योंकि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी है वो है जब हमें शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा तो उस वक्त हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी सपोर्ट रिएक्शंस को कैलकुलेट करने की, यानी कि टेकों की प्रतिक्रियाएं हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये टॉपिक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में। बस हम बिल्कुल इस लेक्चर में एक छोटा सा ब्रीफ आपको एक इंट्रोडक्शन दे दें और हम आपको वो दोबारा से एक बार ब्रीफ में रिवाइज करवा दे रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सपोर्ट रिएक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना नहीं आता होगा तो हम विदाउट कैलकुलेटिंग सपोर्ट रिएक्शन हम क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वजह से विदाउट एनी डिले हम लोग अपने लेक्चर्स पर आते हैं और हम लोग सपोर्ट रिएक्शन आज कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो एक बीम दे रखी है एंड ये बीम कैसी है, दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम यानी कि सरल आलंबित धरन ये हमें दे रखी है। इस पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लोड लग रहे हैं। सपोज मान लेते हैं ये है 10 न्यूटन, दिस इज 20 न्यूटन and suppose this distance is 2 meter, this distance is 1 meter and this distance is 3 meter। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन ऑफ दिस गिवन बीम। दिए गए धरन में टेकों की प्रतिक्रियाएं ज्ञात करो। तो अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा, जब भी कोई बीम मिले और इसमें हमें सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना हो तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? सबसे पहले हमें एंड्स पर लगने वाले जो सपोर्ट्स हैं यानी कि किनारों पर लगने वाली जो टेके हैं हमें उनको पहचानना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो पॉइंट ए पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ कौन सा सपोर्ट लग रहा है? अभी हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था सपोर्ट कौन सा है? ये रोलर सपोर्ट, बिल्कुल सही। अब जब हमने सपोर्ट पहचान लिया, अब अगला स्टेप हमारा क्या है? उन सपोर्ट्स पर लगने वाली रिएक्शंस को हम ड्रॉ करेंगे। अब ये है रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट में रिएक्शंस कैसी लगती है? सिर्फ एक ही रिएक्शन आती है जो कि होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, इसका नाम सपोज आर ए रख दिया। और दूसरे सिरे पर आते हैं, दूसरे एंड पर आते हैं, यहां पर है कैसा सपोर्ट है? कैसा सपोर्ट है? बिल्कुल सही है, सिंपल सपोर्ट। और सिंपल सपोर्ट पर कैसी रिएक्शन लगती है? सिंपल सपोर्ट पर भी रोलर सपोर्ट की तरह वर्टिकल रिएक्शन आती है, उसका नाम आर ए आर बी रख दिया। अब मींस क्वेश्चन में जो कहा गया था डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन ऑफ द गिवन बीम, दिए गए धरन में हमें टेकों की प्रतिक्रियाएं ज्ञात करनी थी। मींस हमें ये आर ए और आर बी ही तो ज्ञात करना है, ठीक है। अब कोई भी बीम होगी क्वेश्चन में, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, हम ये मानेंगे कि वो बीम इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है। तो जब वो साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम में है, तो वो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगी। हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या क्या होती है यहाँ पर एक बार मेंशन कर दें हम उसको। सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ वाई जीरो एंड सिग्मा m0, ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं। हम लोगों ने कल देखा था जब हम लोगों ने क्लासिफाई किया था बीम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट, तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट बेस पर हम लोगों ने क्लासिफाई किया तो हम लोगों ने वहां देखा था कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तीन थी। तो ये तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। इस क्वेश्चन में देखेंगे सिग्मा एफ क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। क्या पूरी बीम पे, क्या पूरे सिस्टम पर कहीं हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन की हमें कोई जरूरत नहीं। तो हम सिर्फ सेकंड इक्वेशन को लेकर चलते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? सिग्मा एफ वाई शुड बी जीरो। सिग्मा एफ वाई क्या है? कि जितने भी सिस्टम पर वर्टिकल डायरेक्शन में लोड्स लग रहे हैं उन सब का अलजेब्रिक सम। साइन कन्वेंशन को साथ में रखना है। साइन कन्वेंशन हम क्या मानेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स जाएगा उसको प्लस लिया जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स आएगा उसको माइनस लिया जाएगा, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस हमें ध्यान रखना है। अब इसमें यहां से शुरू करते हैं। सिग्मा एफ वाई जीरो है
ये आर ए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, तो हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे। नेक्स्ट फोर्स 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, -10। नेक्स्ट फोर्स 20 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट फोर्स आर बी अपवर्ड डायरेक्शन। इन सब का सम 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिली, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 30। इसका नाम हम लोग रख दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हम इसको बड़ी तेजी से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जो आपने पढ़ रखा है, ये आपका रिवीजन चल रहा है, तो इस वजह से हम लोग थोड़ी सी तेजी से चल रहे हैं। ठीक, बस एक ही लेक्चर इसको बात करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पर आ जाएंगे। अब एक कंडीशन अप्लाई कर ली हम लोगों ने, ये कंडीशन इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी फिलहाल। सिग्मा एम हमें लेना है, सिग्मा एम अप्लाई करते हैं। सिग्मा एम क्या होगा? अच्छा, सिग्मा एम के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, जब हम मोमेंट निकालते हैं। सिग्मा एम क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बलों का आघूर्ण का हमें अलजेब्रिक सम लेना है, ठीक है ना। बीजगणितीय जोड़ हम देख रहे हैं, और इसमें क्या होगा कि अगर मोमेंट क्लॉकवाइज है, यानी कि जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसको प्लस लिखेंगे, और उसके विपरीत दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लिखेंगे। हमारा साइन कन्वेंशन हम लोग इस क्लास में लेकर के चलेंगे। इसके ऑपोजिट भी आप मान सकते हैं, ये सारी बातें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। सिग्मा एम, अब एम के लिए जरूरत पड़ती है कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट की, तो रेफरेंस पॉइंट हम उसको चूज करेंगे जहां से हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स कैंसिल हो जाएं। मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स कैंसिल हो जाएगा क्या मतलब? इस सिस्टम पर अननोन कौन से है? वैल्यू, अज्ञात वैल्यूज कौन सी है? आर ए है और आर बी, यही दो वैल्यू नहीं पता है, बाकी ये 20 भी पता है, 10 भी पता है, तो इसको हम कह रहे हैं अननोन। तो एक अननोन ए पर लग रहा है, एक अननोन बी पर लग रहा है, मींस एक ही अननोन है यहाँ, एक ही अननोन है यहाँ, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम चाहे तो ए के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लें, चाहे तो बी के रेस्पेक्ट में मूवमेंट लें। हमें मूवमेंट का कौन सा रेफरेंस पॉइंट लेना है? जिस पॉइंट पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स लग रहे हो। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन दोनों ही तरफ बराबर है, तो हम ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं। क्वेश्चन हमें दोनों तरफ से बराबरी का ही टाइम लगेगा। ठीक, तो हमने ए की तरफ से ले लिया मूवमेंट। अब मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ इंटू डी, एफ क्या है? फोर्स, और डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आर ए इसी पॉइंट से जा रहा है, तो आर ए की दूरी ए से कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आर ए इंटू 0 0 हो गया। 10 फोर्स की दूरी ए से कितनी है? 2 मीटर। 10 इंटू 2। अब हमें ये देखना है कि इसका रोटेशन कैसा है, इसकी टेंडेंसी क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। बहुत आसान तरीका, फोर्स के डायरेक्शन में पेन को रखेंगे और जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा उस डायरेक्शन में पेन को रोटेट करा देंगे। तो ये रोटेशन कैसा हो रहा है? जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, मींस क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट फोर्स 20। 20 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से कितना है? 1 + 2 मींस 3, तो 20 इंटू 3, 20 इंटू 3। अब हमें साइन डिसाइड करना है कि हम माइनस लें कि प्लस लें, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? सेम वही प्रोसीजर, फोर्स के डायरेक्शन में पेन को रखा और जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है उस दिशा में पेन को घुमा दिया, रोटेट करा दिया, तो ये रोटेशन कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हम प्लस मान रहे हैं। लास्ट फोर्स आरबी है, आरबी की दूरी ए से देखनी है। 3 + 1 + 2 कितना बना? 3 1 4 2 6। तो आरबी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस और माइनस चेक करना है। आरबी लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो इस दिशा में पेन को रखा और रेफरेंस पॉइंट की तरफ घुमा दिया, तो ये रोटेशन कैसा आ रहा है? घड़ी की सुइयों के रोटेशन के विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है घड़ी की सुइयों की, मींस एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज हम मान के चल रहे हैं माइनस, तो हमने माइनस लिख लिया। अब इन सबका सम किसके बराबर होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होने के लिए, साम्य अवस्था में होने के लिए 0 के बराबर। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। आरबी आसानी से हमें मिल जाएगा, ये 20 बना, ये 60 बना, और ये आरएचएस जाएगा तो 6 आरबी, तो 6 आरबी इज इक्वल टू 80। आरबी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 1 6 20, 6 3 18, 20, 13.33। सारी वैल्यूज क्योंकि न्यूटन में दे रखी है, तो एक हमारा सपोर्ट रिएक्शन निकल आया। अब दूसरा आसानी से निकाल लेंगे, इस वैल्यू में प्लेस कर देंगे आरबी की वैल्यू, तो आरए मिल जाएगी। तो आरए कितना आएगा? 30 माइनस आरबी, तो ये 13.33 न्यूटन। ये कितना बना? 1037 936 936 एंड 2 1 1 16.67 न्यूटन।
मीन्स हमारा आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया सपोर्ट रिएक्शन। अब ये क्वेश्चन कैसा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लोड्स लग रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बी में सिर्फ पॉइंट लोड्स लगे। क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जिसमें पॉइंट लोड्स एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जिसमें हमें दोनों का कॉम्बिनेशन मिले, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, तो ये समझ सकते, ये कह सकते हैं कि ये लेक्चर हमारा एक रिवीजन लेक्चर है। और हमें रिवीजन कराना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेटिंग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। हमें जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा, कर्तन बल और नमन आघूर्ण ज्ञात करना होगा, तो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो यही होगा कि जिसमें हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना होगा। तो सिर्फ इस वजह से हम दोबारा से इसको रिवाइज करवा रहे हैं, अदरवाइज हम इसको स्किप भी कर सकते थे और डायरेक्ट अपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कॉन्सेप्ट पर बात करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग सिर्फ पॉइंट लोड नहीं लगाएंगे बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लगाएंगे पॉइंट लोड के साथ। उसको देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। सपोज हमारे पास एक ये बीम गिवन है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही लेकर के चलते हैं। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये यूडीएल है, इसका 10 न्यूटन पर मीटर। सपोज दिस इज 2 मीटर, दिस पॉइंट इज सी, और एक हमारा पॉइंट लोड लग रहा है और ये भी 10 न्यूटन का है, ये भी 2 मीटर और ये हमारी 1 मीटर डिस्टेंस। अब क्वेश्चन दिया गया है डिटरमाइन द सपोर्टेशन ऑफ द गिवन बीम। हालांकि आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है कि जिसमें आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालना हो। आपको क्वेश्चन क्या मिलने वाला है, ड्रॉ अ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कर्तन बल आरेख और नमन आघूर्ण आरेख को आपको बनाने को क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन वो बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा सपोर्ट रिएक्शन होगा, तो इस वजह से हम लोग इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन पर। अभी हमने क्या बताया कि जब भी हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, पहला काम हमारा क्या है कि दोनों सिरों पर, दोनों एंड्स पर हमें देखना है कि सपोर्ट कौन सा लग रहा है। तो ए पर देखा कौन सा सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का मतलब रिएक्शन कैसी, वर्टिकल डायरेक्शन, आर ए नाम रख लिया, वेरी गुड। बी पर देखा कौन सा सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट का मतलब रिएक्शन कैसी, वर्टिकल डायरेक्शन, वेरी गुड। इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 हमारे पास है, सिग्मा fx0, सिग्मा fy0 एंड सिग्मा m0। बट हम जब सिस्टम पर देखते हैं तो हमें कहीं सिग्मा fx की रिक्वायरमेंट नहीं मिलती है, तो हम डायरेक्ट सिग्मा fy वाली इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक। सिग्मा fy शुड बी 0 होना चाहिए फॉर इक्विलिब्रियम। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, यानी कि हमें सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस को बीजगणितीय जोड़ करना है। आरे को देखा नीचे से ऊपर, डाउनवर्ड टू अपवर्ड पॉजिटिव। अगला फोर्स यूडीएल है। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है वो, कि जब भी हमें सिग्मा fy वाला केस या सिग्मा m वाला केस लिखना होगा, हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। यहाँ 10 न्यूटन पर मीटर है, तो हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि इस 10 को लिख लें, ये वाले को नहीं लिख सकते। तो फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना भी नहीं है। तो हमें करना क्या होगा, हमें इस केस में इसको कन्वर्ट करना होगा पॉइंट लोड में, बिंदु भार में बदलना होगा। बस यही सीखना है हमें कि बिंदु भार में कैसे बदलते हैं, पॉइंट लोड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का बहुत आसान सा तरीका है, वो ये समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का एरिया अगर आपने ज्ञात कर लिया, क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर लिया डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, एरिया ऑफ, ये फॉर्मूला अपने पास लिख लीजिए, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज इक्वल टू पॉइंट लोड। अब कैसा भी एरिया दे रखा हो, वैसे जनरली आपको दो ही मिलेंगे, या तो यूडीएल मिलेगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या यूवीएल मिलेगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। तो एरिया आपको बेसिकली कैलकुलेट करना होता है। तो अब यूडीएल का एरिया कैसा बनता है, यूडीएल जब भी लगेगा हमेशा रेक्टेंगल ही बनेगा। यूडीएल का मतलब ही आप कह सकते हैं रेक्टेंगल शेप है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, और पता है आपको रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। सपोज दिस लेंथ इज एल एंड दिस लेंथ इज बी, तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहां पर लगाना है हमको। अब हम 10 को डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिखेंगे, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट लोड में।
और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका हमने सीख लिया कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है, जो वितरित भार है, उसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो वो बिंदु भार बन जाता है। बस यही काम यहाँ करना है। वितरित भार है और इसका मैग्नीट्यूड, इसकी इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, 10 न्यूटन पर मीटर, 10 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये कितनी दूरी पर लग रहा है, 2 मीटर दूरी पर। ये इसकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई क्या लेंगे, जो ब्रेथ लेंगे वो हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। जिस मैग्नीट्यूड का डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, जिस मैग्नीट्यूड का यूडीएल लग रहा है, जिस मैग्नीट्यूड का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, जिस मैग्नीट्यूड का सम वितरित भार लग रहा है, उसको हम जितनी लंबाई पर सम वितरित भार लग रहा है उससे गुणा कर देंगे। आसान सा फॉर्मूला। तो क्या करेंगे हम, 2 को किससे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 10। अब इसका डायरेक्शन कैसा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आ रहे हो, प्लस के माइनस, प्लस के माइनस, माइनस माइनस हो गया। अगला फोर्स तो पॉइंट लोड है, कोई टेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10। आखिरी फोर्स आरबी ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस इन सब का सम 0 के बराबर होना चाहिए। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू, ये बना 20, ये 10 मिलके बन गया 30। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन हमारी आ गई। दूसरी और या कह सकते हैं तीसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास बची रह गई, दैट इज सिग्मा m इज इक्वल टू 0। रेफरेंस पॉइंट वहां लेंगे जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स एक्ट कर रहे हो। वो पॉइंट कौन से, ए है और बी है। दोनों पे एक एक लग रहा है, दोनों हमारे लिए बराबर है, तो हम ए को ले लेते हैं। सिग्मा m शुड बी 0। आर ए यहीं से पास हो रहा, 0 हो गया। अच्छा, अब ये यूडीएल है, यूडीएल को तो डायरेक्ट लिखना ही नहीं है, ना फोर्स वाले केस में ना मूवमेंट वाले केस में। यूडीएल दिखे तो पहला काम है उसको कन्वर्ट कर दो, पहला काम है उसको बदल दो। और बदलने का आपको फॉर्मूला मिल चुका है कि क्षेत्रफल किसका, वितरित भार का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, बिंदु भार के बराबर होता है। तो पहला काम आपको जब भी वितरित भार दिखे, चाहे वो यूडीएल, चाहे वो यूवीएल, और चाहे कोई इसके अलावा जनरल केस भी दे दिया जाए, एरिया निकाल लिया आपने, जो एरिया आएगा उस एरिया, उस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का वही पॉइंट लोड होगा। सिंपल सा फॉर्मूला। तो इसका अगर हम पॉइंट लोड का एरिया निकाला, अभी निकाला है हमने, बार बार फिर से वही टेंशन नहीं लेनी। 2 × 10। अब ये जो 2 × 10 बना है, ये क्या है हमारा, ये F है। हमें तो मूवमेंट चाहिए, तो इसका मतलब अभी इसके अंदर D से मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बार बार ये यूज होगी और मिस्टेक्स भी मैक्सिमम टाइम यही पर होती है। तो ये 2 × 10 लिखा हुआ है, ये कोई मूवमेंट नहीं लिखा है, बल्कि ये तो फोर्स लिखा है। और ये क्योंकि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, उसको कन्वर्ट करके पॉइंट लोड लिखा, इसलिए ये आपको 2 प्रोडक्ट में दिखाई दे रहा है, 2 मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है। अब आगे हमें डी और चाहिए, तो पॉइंट लोड हमने बना लिया। अच्छा, पॉइंट लोड के बारे में एक बात पता है हमको कि वो किसी सिंगल पॉइंट पर लगता है, एक बिंदु पर लगता है, ये बात हम अच्छी से जानते हैं। ठीक है, अब जब हमने इसको पॉइंट लोड बना लिया जो कि 20 का बना, अब हमारे पास एक और टेंशन आ गई कि ये पॉइंट लोड बनाने के बाद लगाए कहाँ, ए पर लगाए, सी पर लगाए, या बीच में कहीं भी लगाए, अपनी मनमर्जी चलेगी? नहीं, मनमर्जी नहीं चलेगी, बल्कि एक नियम है, एक कानून है, एक रूल है। क्या है वो? हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कन्वर्जन जो होता है पॉइंट लोड में, तो पॉइंट लोड बनने के बाद वो कहाँ लगता है, उस एरिया के सेंट्रॉइड पर, उस एरिया के केंद्रक पर। तो रेक्टेंगल का केंद्रक क्या होता है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पर उसके डायगोनल मिलते हैं, जहां पर उसके डायगोनल आपस में एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये पॉइंट। और ये पॉइंट होता कहाँ है, जितनी लंबाई पर, जो रेक्टेंगल की लंबाई होती है उसके आधे पर, मींस यूडीएल पर जितने डिस्टेंस पर यूडीएल लग रहा होगा उसके हाफ पर हमेशा पॉइंट लोड बनने के बाद वो लगेगा। तो 2 का हाफ कितना हुआ, 1 हो गया। इसका मतलब 10 × 2 जो बना होगा, 10 × 2 जो बना होगा, 10 × 2 ये कहाँ लगेगा, 1 मीटर दूरी पर, आधे पर लगेगा। बात समझ में आ गई? बार बार यही करना है आपको काम। ठीक, अब हमको इस 20 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आसानी से मिल जाएगा। वो डिस्टेंस कितना होगा, वो दूरी कितनी होगी, 1 होगी। तो हम इसको गुणा कर देंगे 1 से। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पहचानना आपको आता है। ये मूवमेंट भी कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, और क्लॉकवाइज कैसा है, साइन प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। आगे चलते हैं। पॉइंट लोड, पॉइंट लोड में तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको, और बस गुणा करना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2 + 2 4 है। और ये मोमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो प्लस लिख लिया। आरबी की दूरी ए से कितनी है, 1 2 3 2 5, आरबी × 5। मोमेंट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस,
इन सब का सम 0 के बराबर, वही सारी बातें, ठीक ना। बस अब कैलकुलेशन बची रह गई, 20 प्लस 40 कितना बना 60, ये उधर गया 5 आरबी, तो आरबी की वैल्यू कितनी आ गई 12 न्यूटन। अब आरबी की वैल्यू 12 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर देंगे तो आरए मिल जाएगा, कितना आएगा 30 माइनस 12 18 न्यूटन। 18 न्यूटन आपके क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें कर्तन बल आरेख और नमन आघूर्ण आरेख बनाना होगा तब हमारे पास जरूरत पड़ने वाली है सपोर्ट रिएक्शंस की। पहला काम यही करने वाले हैं, तो उस पहले स्टेप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये हमने यूडीएल की बात कर ली। अब यूडीएल जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी किनारे पर लगे, हो सकता है यूडीएल बीच में लग जाए, हो सकता है यूडीएल आखिर में लग जाए, हो सकता है पूरी बीम पर यूडीएल लग रहा, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूडीएल को अप्लाई करके शिफ्ट करके कि थोड़ा आगे अगर यूडीएल खिसक जाएगा तब हम कैसे करेंगे, और एक क्वेश्चन यूवीएल का भी कर लेते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा ये रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की, कि शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम उसको ड्रॉ करने वाले, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं, अब इसमें यूवीएल भी लगा लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ कर लेते हैं कि यूवीएल भी लगा लिया, सिंपली सपोर्टेड बीम हमने ले ली, ये हमने यूडीएल लगा दिया इस पे, ठीक है, और यूडीएल भी लगा दिया। सपोज कर लेते हैं यहां से यूडीएल लग रहा है और ये हमारा सपोर्ट आ गया, दोनों तरफ रोलर सपोर्ट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सपोर्ट इस बार ले लेते हैं, डी आ गया, दिस इज पॉइंट सी, दिस पॉइंट डी इज डी, ये मान लेते हैं 3 मीटर है, ये मान लेते हैं 2 मीटर है और ये मान लेते हैं 1 मीटर है। सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, पहला काम सपोर्ट को पहचानना है। ए को हमने देखा रोलर सपोर्ट देखते के साथ हमने वर्टिकल रिएक्शन लगाया, आरए नाम लिख दिया। बी पे सपोर्ट देखा, पॉइंट लोड है, सॉरी कौन सा लोड है, सिंपल सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट देखते के साथ हमने आरबी लगा दिया। अच्छा अब इस पे कहीं पॉइंट लोड नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सिर्फ पॉइंट लोड वाला भी तो किया था, तब वहां डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं दिख रहा था, मींस बीम पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लग सकता है, सिर्फ पॉइंट लोड भी लग सकता है, दोनों का मिक्सचर भी लग सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग उसको इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप सिग्मा fx0 कहीं नहीं दिख रहा है, छोड़ दिया। सिग्मा fy0 जब अप्लाई करेंगे, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, आरए नीचे से ऊपर प्लस, अब ये यूवीएल आ गया, ठीक है ना। अच्छा इसका कुछ वैल्यू तो देनी है, ये वैल्यू देख लेते हैं, मान लेते हैं 10 न्यूटन पर मीटर, इसकी वैल्यू रख लेते हैं 5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। नीचे से ऊपर फोर्स आरए आ गया प्लस साइन। अच्छा अब ये यूवीएल है, फॉर्मूला वही याद रखना है कि जो यहां लिखा था, अभी नहीं लिखा हुआ है फिलहाल, फॉर्मूला वही याद रखना है कि एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज इक्वल टू पॉइंट लोड, यानी कि वितरित भार का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, बिंदु भार के बराबर होता है। तो यहां पर भी वही काम करना है, क्योंकि ये भी तो वितरित भार है, चाहे वो यूवीएल हो, चाहे वो यूडीएल हो, चाहे वो जनरल केस हो। तो ये यूवीएल है, अब ये कैसा शेप बना रहा है, यूवीएल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, यूवीएल हमेशा ट्राइंगल बनाता है, यूडीएल हमेशा रेक्टेंगल बनाता है। बस ये दो बातें छोटी छोटी सी याद रखनी है, इसको बी मान लेते हैं, इसको एच मान लेते हैं। इसका एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, पता तो है आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है 3, हाइट कितनी है, और हाइट हम हमेशा मानेंगे जो उसका मैग्नीट्यूड दिया है। जैसे यूडीएल के केस में चौड़ाई हम हमेशा उसको मान रहे थे जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मैग्नीट्यूड दिया है, तो इसी तरह से यूवीएल के केस में हम हाइट किसको मानेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, या यूं कह लें जो यूवीएल का मैग्नीट्यूड दिया वो हमारी हाइट बन जाएगी। तो 3 × 10। अब इसका डायरेक्शन देखना, नीचे की तरफ आ रहा है ये, तो ये माइनस लगा दिया। अच्छा ये क्या चीज आ गई है, टेलीफोन का तार। अगर पिछला लेक्चर याद है तो वहां बताया था कि यूडीएल, अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया जिसमें हमने यूडीएल ऐसे दिखाया, ऐसे भी शो कर सकते हैं और यूडीएल को ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर में बात हो चुकी है। तो ये यूडीएल ही है, ठीक है ना। अब ये चाहे ऐसे शो हो चाहे ऐसे शो हो, दोनों ही केस में बनाता यूडीएल का मतलब है बनता वो रेक्टेंगल ही है, तो ये रेक्टेंगल है।
रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 2 और ब्रेथ कितनी है, यानी कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई उतनी ही लेते हैं जितना मैग्नीट्यूड का यूडीएल लग रहा होता है। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 नीचे की तरफ आ रहा है, मीन्स माइनस साइन, माइनस लगाया। आगे बढ़े, आरबी, आरबी अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस आरबी, इन सब का सम 0 के बराबर, 2 5 10 और आर ए प्लस आरबी मिलके कितना बन गया, आर ए प्लस आरबी इज इक्वल टू ये 10 और ये 5 से 15, 10 और 15 25। कैलकुलेशन अपनी करनी है आपको, मोस्ट प्रोबेबल हो सकता है हमसे कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो कॉपी नहीं करना आपको, कैलकुलेशन आप करनी, हम यहाँ सिर्फ तरीका सिखा रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे, ठीक। तो ये 10 आया, 5 से 15, 10 और 15 25, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास एक और जो इक्वेशन बचती है इक्विलिब्रियम की, दैट इज सिग्मा m इज इक्वल टू 0। डिफरेंस पॉइंट वहां से लेंगे जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन कैंसिल हो जाए। यहाँ पर a और b दोनों जगह से ले सकते हैं, दोनों जगह एक ही है नोन, a भी ले ले b ले ले, वही बातें रिपीट हो रही है और हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर आपके छप जाए, ठीक ना। सिग्मा m is 0, ये वैसे आप कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। सिग्मा m is equal to 0 किया हमने, r into 0 हो गया। अच्छा अब यूएल आ गया। पहला काम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड देखते ही, चाहे वो मोमेंट निकाल रहे हो चाहे वो सिग्मा fy वाला केस देख रहे हो, पहला काम क्या करना है, उसको पॉइंट लोड में बदल दे फौरन। हाफ बेस इनटू हाइट, जो यहां से किया था हमने काम, हाफ बेस इनटू हाइट। अब अगला काम सोचे डिस्टेंस का, ये तो बना f, अब इनटू d और हमें चाहिए। इनटू d का मतलब हमें पॉइंट लोड की पोजीशन पता होना चाहिए कि जो बिंदु भार होता है वो किसी एक ही बिंदु पर लगता है, वो एक बिंदु कहां ढूंढे, ए पे सी पे बीच में कहां डालें इसको। तो इसका भी वही आंसर है जो पिछले केस में आंसर दिया था कि उसके केंद्रक पर। तो जो ट्राइंगल होता है, जो ट्राइंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल, उसका केंद्रक कहां से कहां पर लाई करता है, बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर होगा, एक साइड परपेंडिकुलर होगी, लंब वाली साइड होगी। तो परपेंडिकुलर ढूंढना शुरू कर दी। परपेंडिकुलर कहां है, यहां पर है। जहां भी परपेंडिकुलर हो, जहां भी परपेंडिकुलर हो, जहां भी क्या मतलब, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, तो जहां भी परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर से b/3 दूरी पर सीजी लाई करती है। याद कर लीजिए, परपेंडिकुलर से b/3 दूरी पर सीजी लाई करती है। b किसको हम कह रहे हैं, आधार की लंबाई को, बेस की लेंथ को। यहां पर आते हैं तो परपेंडिकुलर कहां, a पे है कि c पे है, a पर है, a पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये साइड परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से b/3, b इसका कितना है 3 है, तो 3/3 कितना हुआ, 1 हुआ। तो पॉइंट लोड जब बना हाफ बेस इंटू हाइट 1/2 3 इंटू 10, तो ये कहां लगा 1 मीटर। इधर बची हुई दूरी 2 मीटर। जरूरी नहीं ट्राइंगल ऐसे रखा मिल जाए, हो सकता हो ट्राइंगल ऐसे आ जाए, कोई टेंशन की बात नहीं। मूवमेंट यहां से लेना है, अगर कोई टेंशन की बात नहीं है। डिस्टेंस सपोज कर लेते फिर 3 है, अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए परपेंडिकुलर साइड ढूंढना है। अगर ये ए और सी ऐसे रखा होता तो अब परपेंडिकुलर ए पे है कि सी पे है, सी पे है, बिल्कुल सही, सी पर है। परपेंडिकुलर से b/3, परपेंडिकुलर इधर b कितना है 3, तो 3/3 कितना हो गया 1, ये आया 1 मीटर, बची हुई दूरी 2 मीटर। अगर ए से मूवमेंट लेते तो 2 से गुणा करते अगर ऐसा ट्राइंगल बना होता, लेकिन बना ट्राइंगल ऐसा तो हम 1 से गुणा करेंगे तो ये 1, ये जो 1 आया है ना, ये d आया है। f इंटू डी मिला करके क्या बन जाएगा, मूवमेंट, ठीक है ना। ये मूवमेंट की इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं। रोटेशन कैसा, क्लॉकवाइज प्लस साइन। अगला फोर्स यूडीएल, यूडीएल है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो पहला काम उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो। ऊपर कर चुके हैं, 2 इंटू 5, ये जो वैल्यू आई है ये एफ आई है। अब हमें डी और चाहिए, डी हमें कैसे मिलने वाला है, यूडीएल है, पॉइंट लोड बनेगा, एक बिंदु पर लगेगा, वो बिंदु क्या होगा, केंद्रक होगा यानी कि सेंट्रॉइड होगा। तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां लाई करता है, जितनी लंबाई पर, जितनी दूरी पर यूडीएल लग रहा है उसके आधे पर। तो 2 पे लग रहा है, 2 का आधा 1, पॉइंट लोड जो बना 5 इंटू 2 वो 1 मीटर पर लगा, ये हो गया 1 मीटर। अब ये 1 मीटर दूरी तो हमें यहां से लेनी है ना, तो इसको टोटल को जोड़ेंगे 3 प्लस 1 मिले कितना बना 4, यानी कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से करना है। ये जो 4 है ये क्या है, डी, एफ इंटू डी मिलकर क्या बन रहा है, मूवमेंट। अच्छा ये सब बार बार लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। साइन कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज है तो प्लस। लास्ट फोर्स आरबी, आरबी से एक ही दूरी, 1 + 2 3 + 3 6, आरबी इंटू 6। और ये रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस हो गया, इन सब का सम 0। ये हुआ 2 5 10 15 हो गया। इधर कैलकुलेशन कर लेते 15, ये हो गया 2 5 10 इंटू 4 40, और उधर जाकर के 6 आरबी बन गया।
तो 6 RB इज इक्वल टू 5 और 55। RB की वैल्यू 6 9 जा 54 और 1 10 6 1 जा 6 40 6 6 जा 36, इसको कर दिया न्यूटन। 9.16 RB आ गया। इधर वैल्यू डाल देंगे तो RA मिल जाएगा। RA कितना आएगा? 25 में से जाना 10 में से गया बचा 4 और 9 में से क्या बचा 8 पॉइंट, 4 में से 9 जा नहीं सकता, 14 में से 9 गया कितना आएगा? 14 में से 9 गया क्या बचा? 5.84 न्यूटन। ठीक, ये वैल्यू हमारी मिल गई, यही हमें कैलकुलेट करना था। दिस इज अवर आंसर। तो सपोर्ट टेंशन हमने निकाल दिया। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन पर अपने लेक्चर को रोक रहे हैं। अब इसमें वैरायटी और बन सकती है, यूवेल और आगे किसका ले, यूडेल इधर किसका ले, ये सारे वैरायटी बनेंगे। मींस हमने जितने लोड्स पढ़े थे और जितने सपोर्ट्स पढ़े थे वो हम लोगों ने देख लिए। अच्छा, क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम लोगों ने सिर्फ रोलर सपोर्ट, सिंबल सपोर्ट ले लिया, हिंज सपोर्ट कहाँ गया, फिक्स सपोर्ट कहाँ गया? तो उसके क्वेश्चंस भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। हमारा मेन टारगेट सपोर्ट रिएक्शन निकालना नहीं है फिलहाल, क्योंकि क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के मिलने वाले, इस वजह से हम इसको और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से सपोर्ट रिएक्शन निकालने की। इन केस आपको लगता है कि हाँ अभी और जरूरत है हमें न्यूमेरिकल्स की, सपोर्ट रिएक्शन की, तो आप कमेंट बॉक्स में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हैं। हमको लगेगा मैक्स ज्यादा स्टूडेंट्स की अगर रिक्वायरमेंट आ रही है तो हम एक लेक्चर और बना लेंगे जिसमें हम लोग कैंटिलीवर बीम पे भी लगने वाली रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि फिक्स सपोर्ट पर, और कौन सा रहेगा हिंज सपोर्ट का भी कैलकुलेशन करेंगे। वो दोनों हमने इसलिए अवॉइड कर दी कि अभी यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। मेन हमारा क्वेश्चन सपोर्ट रिएक्शन निकालना नहीं, मेन हमारा क्वेश्चन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। लेकिन क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है इस वजह से हमने इसका रिवीजन करा है और हम लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में पहले पढ़ के आ चुके हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को जानेंगे। ठीक है ना। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है, बुक से क्वेश्चन निकाल लीजिए या नेट से क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चंस लेकर के आपको सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन तक निकालना आना चाहिए, यहां तक करके छोड़ दीजिए। आपकी बुक्स के जो क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है, कर्तन बल आरेख और नमन आघूर्ण आरेख ड्रॉ करना है, बनाना है, तो वहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ आप सपोर्ट रिएक्शन निकाल करके क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कंटिन्यू करिए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।